मैं प्रदीप, आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 न्यूज बिहार। अब इस वक्त मैं इमामगंज क्षेत्र में है और हमारे साथ में युवा प्रखंड अध्यक्ष तेज तरार, जो जाने माने तेज तरार नेता हैं, सलीम अली खान जी है। सलीम अली खान जी है जी। सलीम अली खान जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं जी। सबसे पहले तो आर्टिकल 19 का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे पास आए, और आपके सभी दर्शकों को मैं मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, और उम्मीद है कि सब जो है ठीक हूँ। मेरा नाम सलीम अली खान है और मैं युवा प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, और हमारी पार्टी जो है वो बहुत ही अच्छा से काम कर रही है। हम बहुत जोर शोर से जो है सदस्यता अभियान चला रहे हैं और बहुत लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार से सभी लोग जो है वो दुखी हैं इनके नाकारापन से, और इस तरह से जो है सारा व्यवस्था सरकार द्वारा चल रहा है, उससे जनता में काफ़ी नाखुशी है। चलिए सर, बहुत अच्छा। और मैं सर पहला सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, तो सर मेरा कहने का मतलब बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, ये सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो मतलब पलायन हमेशा जो बिहार से लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बिहार में रोजगार क्यों नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और बिहार में बेरोजगारी बहुत ही बढ़ चुकी है। बेरोजगारी शिक्षा की कमी से भी आती है, और आपने जैसा कि बताया कि पलायन, तो बेरोजगारी रहेगी तो पलायन जो है वो मौका होगा ही। इसीलिए कि सरकार के द्वारा शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया इन सालों में, जबकि पिछले 20 सालों की अगर बात किया जाए, 17 महीना को छोड़ दिया जाए तो उनका राज्य। तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि अगर बेरोजगारी को रोकना है, पलायन को रोकना है, तो शिक्षा व्यवस्था को सही करना पड़ेगा। और अगर हम पलायन की बात करें तो हमारे प्रदेश के युवाओं का लगभग 50% से ज़्यादा जो है आज पलायन कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? जहाँ व्यवस्था जो है उनको नौकरियाँ नहीं मिल पा रही, तो वो नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। और आप देख ले, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारे प्रदेशों में हमारे युवा जो है नौकरी के लिए ज़्यादा पलायन करते हैं। यूपी से भी ज़्यादा यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। तो बड़ा ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि नेगेटिव चीज़ है कि इतने लोग जो है नौकरी नहीं दे रहा, जिसके कारण लोग बाहर जा पा रहा। विदेशों में भी जा रहे हैं, ये तो मैं देश की बात कर रहा था, विदेशों में भी बहुत लोग जा चुके हैं। तो यहाँ पर कोई वैसी व्यवस्था है ही नहीं, तो शिक्षा है नहीं, और शिक्षा जो शिक्षित हैं भी तो उनके लिए सरकार नौकरी पैदा नहीं कर पा रही है, मजबूरन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। सर मैं दूसरा सवाल मैं आपको आता हूँ। सर एक बात बताइए कि इमामगंज क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे अस्पताल, जो भी स्वास्थ्य सेवा दिक्कत, उसमें इतना कमजोर क्यों है? जो मरीजों का लाइन लगा रहता है, सही से लोगों का इलाज नहीं मिल पाता है, इस सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, इसका कारण मैं मुझे वही बताऊंगा कि हमारा प्रशासन जो है, सरकार के द्वारा जो है वो बहुत ही चुप हो रही है कि अस्पतालों में अगर देखा जाए तो जहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत है उतना पर्याप्त डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं। ऐसे में जो डॉक्टर हैं और वो समय पर आ भी नहीं पाते हैं, कम है डॉक्टर, उनका लोड ज़्यादा है। एक बार दूसरी चीज़ ये है कि आप देख लें, जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए दवाओं की, वो नहीं है। फिर आप जो एम्बुलेंस की बातें होती हैं, आप ज़्यादातर ये आ रहा है, ये हम लोगों को लोग बताते हैं कि एम्बुलेंस समय पर नहीं आ पाता है, जबकि वो कहते हैं, बताते भी हैं तो नहीं आ पाता। तो ये सरकारी जो अस्पताल है, इस अस्पताल की जो व्यवस्था वो चरमरा चुकी है। सरकार लंबी बात कर रही है, स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। आप अगर देख लीजिए तो ज़्यादातर लोग जो है क्षेत्र के,
उनको इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, यहाँ पर वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। वो सुविधा ही नहीं है सरकारी अस्पतालों में। और खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े शहरों में जाएंगे इलाज कराने के लिए। तो जब वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो उनको बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ जाती है। तो ये बड़ा ही इमरजेंसी में जो है यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था अस्पतालों में की नहीं गई है कि कोई इमरजेंसी में किसी की जान बचाई जा सके। क्या राजद की सरकार बनेगी तो क्या ये समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल समाधान होगा। हम इन सब बातों पर बहुत गौर से देख रहे हैं, और ये चर्चा का हम लोग पार्टी में हम लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय भी रहता है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की में जो लचर व्यवस्था जो चल रही है, हमें किस तरह से ठीक सरकार पर हम दबाव भी बनाते हैं। हम वक्त जो है इन बातों को बोलते भी रहते हैं कि किस तरह से जो है वहाँ पर जाने के बाद अस्पतालों में कोई जल्दी मिलता नहीं है और दवाओं की भारी कमी है। तो ये सब बातें हम इस चीज़ों पर हम आपको बिल्कुल 110% बताना चाहेंगे कि हम लोग जो है इस पर बहुत ही गहराई से काम करेंगे। और जब आपको शायद पता होगा कि जब हमारी सरकार थी और तो उस समय अस्पतालों में हमारे मंत्री जो हैं रात में जाते थे, रात में जाकर के निरीक्षण करते थे क्या हाल है, क्या डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या इमरजेंसी सेवा सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। इन सब बातों पर हमारी पार्टी जो है बहुत ही स्टैंड रखती है, और स्वास्थ्य पे हम लोग जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। एक बात और मैं पूछना चाहता हूं सर, क्या आरजेडी सभी सदस्यों का भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी में सभी समुदाय, सभी वर्गों के लोगों का को लेकर के चलने की बात यही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने ये बात कही है कि हम A to Z की पार्टी हैं, हम सभी समुदायों सभी जातों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। फिर चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अकलियत हो, अगड़ी जाति के हो, कोई भी हो, सभी को बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करने का हमारा जो है पार्टी का यही प्लान है कि सभी को बराबर हक दिया जाए। और उसमें भी सामाजिक तौर पे जो पिछड़े लोग जो जिनके पास गरीबी है, जो गरीब है और जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और समय पे क्योंकि गरीबी के कारण बहुत सी उनके साथ समस्याएं होती है, तो हम ऐसे लोगों का, बेरोजगारी उनके पास है, तो हम ऐसे लोगों का जो कि हम पीडीए की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों का हम जो है पिछड़ों का, दलित का, अकलियत का पर ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो गरीब हैं, वो सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग हैं, उनको वो भी हमारे ही सदस्य हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, तो उनको भी साथ देना, उनको भी आगे बढ़ाना हमारा ही काम है। तो उनको भी लेकर के चलना, साथ में सभी को बराबर भागीदारी देना है। किसी को भी इसमें जो है हम पीछे रखने वाले नहीं, हमारी पार्टी किसी को भी जो है छोड़ने वाली नहीं है। न्याय के साथ विकास का काम करने का हमारी पार्टी का यही प्लान है कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे और सभी को लेकर के बिहार को एक उन्नत और देश का एक विकास करने वाला राज्य के तौर पर नाम बिहार में, देश में नाम होगा हमारा राज्य। मतलब आपका कहने का मतलब सबका साथ सबका विकास। जी जी जी, ये देखिए, हम समझ रहे हैं कि आप तो जो बोल रहे हैं सब, ये देखिए कहने की बात नहीं कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। हमने ये करके दिखाया है। जब हमारी पार्टी पिछली बार 17 महीनों के लिए श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को डिप्टी सीएम बनाया गया, तो हमारी पार्टी सरकार में थी, तो हमने ये करके दिखाया था। हमने जो नौकरियां दी थी वो क्या एक वर्ग के, एक जाति के लोगों को दी थी, हमने सभी को दिया था। इस शिक्षित जो भी लोग थे, जो टैलेंटेड लोग थे, उन लोगों को नौकरी पाने में कोई दिक्कत तो हुई नहीं। तो हमने तो कोई एक वर्ग को तो दिया नहीं था। तो हमने ये करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम सबको लेकर के साथ में विकास
उसके मॉडल पर चलेंगे और सबका साथ और सबका विकास सही मानों में हमारी पार्टी करके देखेगी। एक बात बताइए सर, लोग कहते हैं कि मतलब अगर सरकार बन जाता है तो फिर जंगल राज आ जाएगा, ये सबसे बड़ा ये आरोप क्यों लगता है आपके पार्टी को? नहीं देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना ये विपक्ष का काम है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, हम अपना काम कर, बेरोजगारी है जो आपने अभी बताया कि पलायन का मुद्दा है। तो अब एक बात और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि डोमिसाइल, हमारी पार्टी ने डोमिसाइल कानून लाने का कवायद की है और ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको लागू करेंगे। तो ये तो पलायन को रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया रहेगा ना। तो ये देखिए, हम बिहार के लिए काम करना हमारी पार्टी बिहार के लिए काम करना चाहती है, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। विपक्ष जो है इल्ज़ाम लगाते हैं। और रही बात जंगल राज की, तो आज के समय में आप देख लीजिए कि क्या कानून व्यवस्था है और क्या हो रहा है। हर चीज़ जो है, अभी पटना में अभी एक मामला हुआ, किस तरह से आरजेडी के नेता को किस तरह से लोगों ने जो है दिन दहाड़े क्या मामला हुआ, आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। फिर अभी बहुत से क्षेत्र में क्या महिलाओं के साथ जो है हो रहा है बलात्कार, बच्चियों के साथ हो रहा है। बहुत से आप देख लीजिए कि लगातार ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल रही है। तो असल तो ये जंगल राज अब आ गया है, हमारा जंगल राज नहीं था, न रहेगा। हमारी अगर सरकार आएगी तो मंगल राज रहेगा। हम बिहार को उन्नत प्रदेश बनाकर छोड़ेंगे और युवाओं के साथ, जो युवाओं को कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे नेता युवा हैं, युवाओं का पूरा ख्याल रखेंगे। और युवाओं का एक अहम रोल होता है किसी प्रदेश को आगे बढ़ाने में। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम इन सब मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। विपक्ष क्या कहता है वो उस पर हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि विपक्ष ये जान चुका है कि हम कुछ काम किए नहीं है, सरकार में कुछ काम कर नहीं रहे, किसी भी फील्ड में कोई काम इन लोगों ने किया नहीं है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आप देख लिए, रोड का वही हाल है ना, पुल पुलिया का वही हाल है। लोग नदियाँ पार कर करके जो है इलाज करने के लिए जा रहे, आपने सुना होगा इमामगंज में, रानीगंज में ये घटना, बीमार था और किस तरह से जो है इलाज करने के दौरान जो है वो सही समय पर अस्पताल नहीं जा सका था और फिर वो जो मृत्यु हो गई। तो ये तो हाल है, जो काम करना चाहिए वो काम तो कर नहीं रहे हैं और ये इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। तो हमारा कहना है कि देखिए, हम विकास पर बात करते हैं, हम विकास के काम पर हमने किया है, हम विकास पर बात करते हैं, उनको मुद्दों पर जब हम घेरते हैं तो वो हमको जो है इस तरह की बातों में फंसाना चाहते हैं, जो कि हम उसमें आने वाले नहीं। तो कौन सी पार्टी सर आपका इल्जाम लगाता है ये बताइए? नहीं, जो सरकार में है वही इल्जाम लगाएंगे ना, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई भी फील्ड में किसी तरह का कोई काम कर नहीं रहे। तो अब उनका जो है यही इसी तरह का जो है एक प्रोपेगेंडा होता है, जो महागठबंधन के लोगों का, वो बार बार खास करके राष्ट्रीय जनता दल पे, चूंकि हम लोगों ने 17 महीनों में जब से सरकार बनी और काम किया है, तो अब उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई मुद्दा तो है नहीं कि उनको खेल सकते हैं। विकास में भी उन्होंने करके दिखाया, 17 महीनों में काम करके दिखाया। तो अब इस तरह का जो है बेकार की बातें ला करके और जो पॉइंटलेस बातें हैं उस पर ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, इस तरह की बातें ला रहे हैं। उससे हमको जो है लेना देना नहीं है। हम बस एक ही बात जानते हैं कि बिहार को किस तरह से विकास के पथ पर ले जाना, उस पर हमारे नेता श्री प्रसाद यादव भी काम कर रहे हैं। एक बात और बताइए सर, इमामगंज क्षेत्र में महिलाएं इतना असुरक्षित महसूस क्यों करती है? इसका सबसे बड़ा वजह क्या है? सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है, इसलिए कर रही है। आप देखिए ना, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है। यहाँ आपने देखा 2-3 घटनाएं रोशनगंज में, फिर आपने देखा यहाँ पर के पास ये घटना हुई बच्ची के साथ, आपने इमामगंज में देखा। तो सवाल ये है कि जब सुरक्षित नहीं रहेंगी तो वो शिक्षा कैसे लेंगे, वो फील्ड में काम कैसे करेंगे, किस तरह से नौकरी करेंगे? अगर उनके अंदर में असुरक्षा की भावना है
तो ये सरकार का काम है उनको सुरक्षित महसूस कराना, जी जी। सुरक्षा देना, न्याय देना। वो न्याय नहीं दे पा रहे हैं ना महिलाओं को, तो महिला असुरक्षित महसूस कर रही है। और यही चीज़ों को हम लोग हमारी पार्टी उठा रही है, बार बार उठा रही है, ठीक है, कि आप ये सारा जो आपका जो प्रशासन है इसको और आप जो है टाइट कीजिए, और महिलाओं को के खिलाफ अगर किसी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार होता है, किसी तरह का भी घटना होता है, उस पर स्थिति काम करिए। देखिए हम लोग लगातार ऐसे जगहों पर दौरा करते रहते हैं, जो वहाँ भी आपको पता होगा कि घटना हुई थी बच्ची के साथ, तो हम लोग गए, बच्ची के माता पिता ने क्या कहा कि हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं, और फिर ये कि जो जिन लोगों ने ये घटना किया है वो दबाव दे रहे हैं कि तुम मत जाना, तुम कहीं नहीं जो मैनेज कर लो। तो हमारा कहना है कि जिसके साथ भी बड़ी घटना हो जाएगी और उसका कोई सुनने वाला नहीं रहता तो असुरक्षित महसूस करें। तो फिर हम लोगों ने फिर जो है वहाँ पर थाना अध्यक्ष की सूचना दी, हमने कहा कि इसी बात हम लोगों ने कहा जो है ज्ञापन, और फिर उसमें कार्रवाई हुई, FIR लिया गया, आगे फिर बात बढ़ी। बहुत से लोग फिर आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो है दूसरे दल के नेता भी आए सहानुभूति दिखाने, लेकिन एक्चुअल में जब शुरू में जब होता है किसी के साथ घटना कोई नहीं करता ये बात। आप जब हम जैसे लोग जाते हैं, जब उन लोगों के पास खड़े होते हैं तब लोग आए कि हाँ ठीक है इनकी मदद की जाए। तो हमारा यही कहना है कि अगर इस तरह कोई भी एक दुर्घटना जो भी कभी भी अगर इस तरह की घटना हो, अपराधी के दिल में इतना डर हो कि किसी भी महिला के साथ अगर हम किसी तरह की घटना करते हैं तो हम कानून हमको छोड़ेगा नहीं, कहीं नहीं, और हम जो है हमें बख्शा नहीं जाएगा। तो ये सारा डर तो खत्म हो गया ना, इसलिए महिलाओं को भी सुरक्षित महसूस हो रहा है। जब आपके सरकार बनेगी, सीमांकन क्षेत्र या पूरा बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए जो सुरक्षित किस तरह महसूस करेगी जब आपकी सरकार बनेगी? तो आपका सरकार में क्या विजन रहेगा जो महिलाएं सुरक्षित महसूस करेगी, महिलाओं को दिक्कत ना होगी? केवल देखिए हमारी जब सरकार बनेगी ना, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लोगों पूरी गारंटी दी जाएगी। और हम ऐसे इस तरह के घटनाओं में जब ये घटना होता है बलात्कार का, ऐसे घटनाओं में हम स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़िए, जेल के अंदर डालिए, बात न करें, इतना बड़ा गुनाह कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, और फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि महिलाएं असुरक्षित महसूस ना करें। हम ऐसे कानून पर विचार करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। हम लोगों ने इस बात पर बात किया है कि जो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हो रही है कि जो करने वाले लोग हैं, जो असामाजिक तत्व किस्म के लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, कानून का डर उनसे खत्म हो गया है, तब तो वो कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस तरह का जो है डर नहीं है कि भाई हमारे साथ कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो निकल जाएंगे। तो स्पीडी ट्रायल करके इनको जेल के अंदर में डालना है, और कड़ी से कड़ी सजा लोगों को दिलवाने का बात हमारी सरकार जब आएगी इस पर बहुत सख्ती से काम करेंगे। चलिए धन्यवाद हमारे साथ। हमारी जब महागठबंधन की सरकार आती है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि चुनाव सरकार अगर हमारी बनती है तो हमारी सरकार बनने के बाद जो है वो बहुत से मुद्दों पर स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी ने इस चीज़ को विजन बताया है कि हम क्या करेंगे। और अभी हमने कहा कि चाहे वो सिलेंडर की बात हो, 500 से जो 1000 रुपये बिजली है वो 500 कर दिया जाएगा। बिजली की बात हो, 200 यूनिट की बिजली कर देंगे।
फिर उसके बाद जो है जो वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन जो मिलता है 400 रुपये मिलता था। अब तो आप भी जानते हैं कि जब हम लोगों ने ये अनाउंस किया तो की सरकार ने ये सरकार ने 1100 कर दिया, लेकिन बहरहाल हमने 1500 करने की बात तो वो करेंगे, 1500 करेंगे। और हर महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत जो है 2100 रुपये वो मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं युवाओं के लिए हमने कहा था कि लड़कियों के लिए खास करके 8 के बाद जो है सारा जो है आने जाने का जो वो करना चाहती है, तैयारी करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो सारा जो है व्यवस्था जो है हमारी सरकार उनके लिए उपलब्ध कराएगी। एक यूनिवर्सिटी बनेगी युवाओं के लिए खास होगी, एक सिटी बनाई जाएगी, एजुकेशनल सिटी। इन सब पर बात युवाओं के लिए बहुत सी बातें जो है हमारी सरकार आने के बाद बहुत मुद्दों पर हम काम करेंगे। नौकरियों की बात होगी कि हम लोग तो ऑलरेडी नौकरी थी, हमारी अगर सरकार आएगी तो हम जो है हर सेक्टर में जहाँ जहाँ भी नौकरी देने का जहाँ पर भी संभावना है वहाँ सरकार नौकरी देगी, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देगी। और ये एक और बात जो हमने कहा कि डोमिसाइल कानून, जब यहाँ नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी बिहार में, तो सिर्फ बिहार के लोगों को ही मौका मिलेगा, बाहर के लोग आकर के नौकरी नहीं ले सकते। और इस पर हम लोगों ने, हम युवाओं ने बहुत जो है, हमने भी इस पर बातें बोली थी, एक बार लाइव आकर के हमने बहुत लोगों ने हमारा समर्थन किया था कि डोमिसाइल कानून आना चाहिए बिहार में, चूँकि अन्य राज्यों में भी है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है। आधी नौकरी तो बाहर के दूसरे राज्य के लोग लेके चले जाते हैं। तो ये कानून ऑलरेडी की सरकार आने के बाद ये कानून हम लेके आएंगे, डोमिसाइल कानून, इस पर हमने बात की थी। और फिर महिलाओं के लिए हो चाहे बच्चों के लिए हमने कहा कि जो स्कूल में जाते हैं उनको अंडा भी मिलेगा और दूध भी मिलेगा, एक गिलास दूध दी जाएगी मिड डे मील। तो ये सब सारी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी जो है, हमने विज़न हमारी सरकार का है। हमारी सरकार बनने के बाद जो है हम सब तरह का जो है काम करेंगे। और जो लचर व्यवस्था भी है इस सरकार की, और जिस तरह से शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के आपको भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं कि इस स्तर पर बढ़ा हुआ है भ्रष्टाचार, कानून की व्यवस्था क्या है, ये सारे चीज़ों पर हमारी सरकार लगाम लगाएगी और बेहतर से बेहतर जो है अच्छे से अच्छा व्यवस्था देने का काम करेगी। ये धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारे साथ सलीम अली खान युवा थे, इतरा नेता प्रखंड अध्यक्ष थे, और इनके साथ आज बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके, और इनका बहुत अच्छी बात रखें और जनता के सामने क्या रखें वो आपको, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।